हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। आज के सेशन में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। लास्ट वाले सेशन में हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि सिर्फ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही जो है उनके पास ही लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का राइट होता है। उनके अलावा कोई भी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकती। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और इंग्लिश लॉ वर्सेस इंडियन लॉ में इसकी क्या पोजीशन है। जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों जगह अप्लाई होता है, इंडियन लॉ में भी सेम तरीके से अप्लाई होता है जैसे इंग्लिश लॉ में होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे अपने मीनिंग की। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि इट इज़ अ वेल सेटल्ड रूल ऑफ इंग्लिश लॉ। तो हमें मतलब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हमें कहाँ बताया गया है? इंग्लिश लॉ के अंदर। क्या बताता है? दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी अलोन। अगर आपने कंसिडरेशन वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर क्या बताया है? कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन सब्जेक्ट टू द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यानी कि प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी या कोई भी अदर पर्सन क्या कर सकता है? कंसिडरेशन मूव कर सकता है। पर अगर हम इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ कंसिडरेशन प्रोमिसी के ही बिहाफ पर मूव कर सकता है, ना कि कोई अदर पर्सन पे। सो इफ इट इज फर्निश्ड बाय एनी अदर पर्सन एंड नॉट बाय द प्रोमिसी हिमसेल्फ, द प्रोमिसी बिकम स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। अगर इंग्लिश लॉ के अंदर, मैं बार बार मैं इंग्लिश लॉ क्यों बोल रही हूँ ये भी आपको आगे समझ आएगा, ठीक है। तो अगर प्रोमिसी के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन फर्निश करेगा कंसिडरेशन, तो प्रोमिसी क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन हो जाएगा एंड देयरफॉर कैन नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस, और वहां वो प्रॉमिस को एनफोर्समेंट का राइट सीज हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। मतलब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन से हमको समझ आया कि सिर्फ प्रोमिसी के तरफ से ही कंसिडरेशन मूव हो सकता है, इसके अलावा थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं हो सकता, ठीक है। इट मीन्स दैट एक्ट, एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस, ये तीनों वर्ड्स हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन में पढ़े थे अच्छे से। कंसिडरेशन में एक्ट भी आएगा, एब्सिस्टेंस भी आएगा और कोई प्रॉमिस है तो वो भी इंक्लूड होगी। कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंसिडरेशन मस्ट बी डन और मेड बाय द प्रोमिसी हिमसेल्फ एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। ये हमारा जो स्टेटस है, ये जो पोजीशन है, ये है इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं इंडियन लॉ के पर्सपेक्टिव से। बट द वर्ड्स प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2D of the Indian Contract Act indicate that consideration need not move from the promisee alone but may proceed from a third person on behalf of the promisee. हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या है? कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और फ्रॉम थर्ड पर्सन। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ क्या करता है? डेविएट करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हमने पढ़ा था तो दोनों की सेम ही सिचुएशन थी, पर जब हमने प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन देखा तो वहाँ इंग्लिश लॉ तो कह रहा है कि सिर्फ कंसिडरेशन प्रोमिसी की तरफ से मूव हो सकता है, पर हमारे इंडियन लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ की तरफ से हमारे पास क्या सिचुएशन आती है? अंडर द इंग्लिश लॉ, आई स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, इंग्लिश लॉ में क्या बोला है? आई स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन नॉट स्यू द प्रोमिसर, ठीक है। अगर कंसिडरेशन ही प्रोमिसी की तरफ से मूव नहीं हुआ तो प्रोमिसी के पास कोई राइट नहीं है प्रोमिसर को स्यू करने का। बट इंडियन लॉ में अलग है। इवन ए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स दैट ही वाज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जिस थर्ड पर्सन की तरफ से कंसिडरेशन मूव हो रहा है वो बस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी, जो क्या है? स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है, ठीक है। द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल इन इंडिया। In view of the clear language used in section 2D, it is not necessary that consideration should be furnished by the promisee only. तो हमारे 2D के अंदर साफ साफ बता दिया गया है कि कंसिडरेशन प्रोमिसी या थर्ड पर्सन की तरफ से फ्लो हो सकता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे पास लीडिंग जजमेंट है ऑन द
कंसिडरेशन, ये जब हमने कंसिडरेशन वाला अपना लेक्चर डिस्कस किया था तब वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था इस केस को। केस क्या है? चिन्नैया वर्सेस रमैया। इसके अंदर हमारे जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने इस डॉक्ट्रिन के ऊपर अपना जजमेंट दिया था कि क्या प्रिविटी ऑफ जो कंसिडरेशन है वो हमारे इंडियन लॉ में अप्लाई करता है या नहीं करता है। सबसे पहले हम इसके फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। सो a Madrasi lady gifted away her property to her daughter B and directed B to give an annuity of rupees 650 every year to A's brother। तो यहाँ A जो थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी किसको? अपनी डॉटर B को। और B को क्या डायरेक्शन दिया कि वो हर ईयर 650 रुपीज़ किसको पे करेंगी? P को पे करेंगी, जो कौन है? A का ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑन द सेम डे B executed an agreement in favor of P promising to carry out A's direction। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा एग्जिस्टेंस में आया? जो B यानी कि A की डॉटर और A के ब्रदर P के बीच में हुआ। B और P के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके अंदर B ने ये अग्री किया कि ठीक है वो जो भी A ने डायरेक्शन दिए हैं उसकी कंप्लायंस करेंगी। फिर क्या होता है? B ने कर दिया ब्रीच। B stopped paying annuity of rupees 650 to P after some time and thereupon P sued B। अब जब B ने ब्रीच किया तो P ने केस करा। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे P जो थे वो इस केस के अंदर जीत गए थे। क्या हेल्ड किया था कोर्ट ने? अब हम वो डिस्कस करते हैं। सो इन दिस केस मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट ऑल्दो P वॉज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, क्योंकि जब A और B के बीच में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहाँ B के लिए तो क्या कंसिडरेशन था? जो A ने प्रॉपर्टी दी, और जो B ने कंसिडरेशन दिया 650 वो किसके लिए कंसिडरेशन बना? A के लिए। यानी कि जो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे A और B के अंदर हुआ था तो जो ये A थी इन्होंने तो प्रॉपर्टी दी थी C को यानी कि चिन्नैया को, और चिन्नैया ने इन रिटर्न इनको कंसिडरेशन दिया था। क्या कंसिडरेशन था वो? क्या प्रॉमिस हुई थी कि जो चिन्नैया है वो रमैया को 650 एन्युटी देंगी पर ईयर। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था चिन्नैया और A के बीच में, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ चिन्नैया और रमैया के बीच में। ये रिलेशन समझ में आया? तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ऑल्दो P वॉज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, क्योंकि जब ओरिजिनल जो प्रॉमिस हुई थी, ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था चिन्नैया और A के बीच में, उसमें रमैया की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन फ्लो नहीं हुआ था। तो वह रमैया क्या थे? कंसिडरेशन के लिए तो स्ट्रेंजर थे। बिकॉज कंसिडरेशन फॉर B's प्रॉमिस टू पे रुपीज 60 एनुअली टू P वॉज गिवन बाय A जिन्होंने प्रॉपर्टी दी थी चिन्नैया को, उन्होंने उसके रिटर्न में ये प्रॉमिस लिया था कि वो रमैया को 650 पे करेंगे। ठीक है, हु हैव गिफ्टेड ऑफर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ओरिजिनल एग्रीमेंट में तो रमैया की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ था, तो वो तो क्या है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। बट P वॉज नॉट अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। पर जो रमैया थे, जिससे हमारे एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ पे फैक्ट लिया उसमें हमने उनको P बोला, तो P जो थे वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनकी पूरी नॉलेज थी, बकाया B और P के बीच में भी इस चीज़ को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ही इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट and the case was governed by the provision of Indian Contract Act and P's claim was decreed। So P यहाँ पर क्या होते हैं? सक्सीड होते हैं, क्योंकि चाहे वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन थे बट वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। So it means that under Indian law a person may not have himself given any consideration but he can enforce the contract if he is a party to the कॉन्ट्रैक्ट। तो चाहे कंसिडरेशन उनकी साइड से फ्लो हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हैं तो ही कैन स्यू। इन इंडिया द रूल स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, दैट इज योर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने यही पढ़ा था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ही पार्टी नहीं है तो आपके पास कोई भी राइट टू स्यू नहीं है जनरल टर्म्स में। ठीक है, हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रूल स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। बट ये कॉन्सेप्ट जो हमारा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है इन दैट केस ऑल्सो आप स्यू कर सकते हैं, बिकॉज इन इंडिया स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट। ठीक है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया बट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हमें क्लियर डायरेक्शन मिलते हैं कि जब हम बात करेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो वहाँ
इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों में सेम एप्लीकेबिलिटी है। पर जब हम बात करेंगे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की, तो वहाँ पर इंग्लिश लॉ में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल है, पर जहाँ हम बात करते हैं इंडियन लॉ के अंदर, तो वहाँ हमारी प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो एक बार फटाफट से मैं आपको एक रिकैप देती हूँ, ताकि आपको अब दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि पहले तो हमने सिर्फ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, अभी आपने प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन पे पढ़ लिया है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि सिर्फ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। जनरल रूल बता रही हूँ मैं अभी आपको, एक्सेप्शंस को अभी साइड पे रखते हैं। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में भी क्या हुआ कि जो प्रॉमिसी की तरफ से ही सिर्फ कंसिडरेशन मूव हो सकता है, एंड दैट टू एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रॉमिसर। ये बेसिकली हुआ दोनों का जनरल मीनिंग। सेकेंड अगर हम बात करें तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों में अप्लाई होता है, इंग्लिश लॉ में भी सेम सिचुएशन है, इंडियन लॉ में भी सेम सिचुएशन है। बट व्हेन वी स्टेप ऑन टू प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, वहाँ क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कंसिडरेशन डिफाइन किया गया है 2D में, वहाँ क्लियरली क्या बताया है कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ये जो एनी अदर पर्सन है, इसका मतलब क्या है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। बस बात क्या है कि वो अवेयर होना चाहिए अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी होना चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो फिर कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर हो। तो जब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, तब हमें समझ आया कि हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होता है। एंड यही सेम रूल चिन्नैया वर्सेस रमैया, जो कि लीडिंग केस है बोथ ऑन द टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑन द टॉपिक ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, में चिन्नैया वर्सेस रमैया इज अ लीडिंग केस। ठीक है, और क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है इंडियन लॉ में, इसलिए हमें वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए थे। आई होप आपने वो एक्सेप्शंस अच्छे से पढ़े होंगे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं विद केस लॉ। अगर नहीं देखे हैं देन प्लीज़ डू वॉच इट। पर जब हम बात करते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की, तो क्योंकि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल ही नहीं है इंडिया में, तो उसके कोई भी एक्सेप्शंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली एमसीक्यू में तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन भी होता है, बट मेंस में भी हो सकता है, जुडिशरी या कहीं भी आपके लॉ एग्जाम्स के अंदर भी दोनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड दोनों की मीनिंग एंड जो केस लॉज हैं, लीडिंग केस लॉज हैं, वो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फाइन, सो आज के सेशन में हमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ही डिस्कस करना था। सो आई होप आपने दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से उन्हें कंपेयर किया होगा, और अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं या कोई भी आपको कंफ्यूजन है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ आप जो भी हमारे टॉपिक्स रोज के हम डील करते हैं, वो उनके जो भी एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं, मॉडल आंसर्स हैं, वो हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर अवेलेबल हैं। सो आप डेली लेक्चर्स देखिए और उन्हीं के साथ ऑन द सेम डे हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल मटेरियल पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जो भी आपके थोड़े बहुत भी कन्फ्यूजन रहते होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। एंड उसके बाद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है देन डू पुट इट इन कमेंट बॉक्स। इसी के साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड रह सकते हैं। सभी के लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। जो भी डेली के अपडेट्स हैं, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको उनके थ्रू अपडेट मिलते रहेंगे। सो स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड एंड प्रॉपरली स्टडी, डू स्टडी प्रॉपरली। बिकॉज क्या होगा ना, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है हमने लेक्चर्स देख लिए एंड आवर वर्क इज़ डन, बट अगर आप इनके साथ इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट्स को भूलते जाएंगे, या मैं बोलूँ कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होंगे, मिक्स होंगे। जैसे आपने देखा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, ये दोनों इतने कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स हैं कि अगर आपने इनके प्रॉपर से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो यू मे टेंड टू गेट कन्फ्यूज इन एग्जाम्स। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जो भी मटेरियल अवेलेबल हैं डेली लेक्चर से रिलेटेड, जिनके आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ डू फॉलो दैम, डू प्रैक्टिस डेली। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।